एक आदमी हर बार जब किसी से उधार वसूलने जाता था तो वो अपने कपड़े उतारकर सिर्फ अंडरवियर में रह जाता। जब कर्जदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो आदमी सोफे पर लेटकर फोन चलाने लगा। घर की मालकिन शर्म से लाल हो गई, लेकिन फिर भी पैसे लौटाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तब उस आदमी ने सीधे एक मसाज गर्ल को बुला लिया और खुद का आनंद लेने लगा। ये सब कर्जदार का बेटा देख रहा था। अपने बेटे पर इसका असर देखकर कर्जदार मजबूर हो गया और पैसे लौटा दिए। वापसी में बिंगडॉ बहुत खुश था और गुनगुनाते हुए जा रहा था। इस बार वो पूरा बैग भरकर पैसे लाया था। उसे उम्मीद थी कि उसका बड़ा भाई उसे ज्यादा पैसा देगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि बड़ा भाई उसी बैग से 30,000 रुपए निकाल लेगा। ये रकम तो मसाज की फीस के लिए भी काफी नहीं थी, लेकिन चूंकि बड़ा भाई इस वक्त तंगी में था, इसलिए बोला कि अगली बार पूरी रकम देगा। ये पैसा बिंगडॉ का हक था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। जियांगजे ने मौके का फायदा उठाते हुए बिंगडॉ की ओर बेइज्जती कर दी। बिंगडॉ बहुत गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि जियांगजे उसका बॉस था और जिसके पास ताकत नहीं होती उसे बस आदेश मानने होते हैं। इसी पल बिंगडॉ को ताकत की भूख और ज्यादा महसूस हुई। उसके पास भी कुछ छोटे भाई थे, लेकिन वो भी बुरे लोग थे जो मजबूरी में उसके साथ थे। उनमें से 2 छोटे भाई अब साथ छोड़ना चाहते थे। गैंग के नियमों के मुताबिक उन्हें सजा दी गई। फिर बिंगडॉ ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि ये मीठी बातें सिर्फ अस्थायी समाधान है। पैसा ही स्थायी ताकत है। इसलिए उसने बॉस यानी प्रेसिडेंट के सामने आना शुरू किया। जब प्रेसिडेंट को पता चला कि बिंगडॉ ने वो सारे पैसे एक ही दिन में वसूल लिए जो बाकियों से महीनों में नहीं हो पाए थे, तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने बिंगडॉ को ड्रिंक पर आमंत्रित किया। ड्रिंक के बाद जियांगजे ने खुद को ढीला छोड़ दिया और प्रेसिडेंट ने बिंगडॉ की शांत और सभ्य छवि से प्रभावित होकर उसे पसंद करना शुरू कर दिया। तभी प्रेसिडेंट को एक कॉल आया। कॉल सरकारी अफसर का था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में आ गया और बोला कि अब उस अफसर को खत्म करना होगा। प्रेसिडेंट ने जियांगजे से पूछा कि बिंगडॉ के छोटे भाइयों का बिजनेस कैसा चल रहा है। जियांगजे ने चालाकी से कहा कि बिंगडॉ ने कई चीजें ट्राई की, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं लगी। बिंगडॉ चुप रहा और विरोध नहीं किया। जियांगजे चाहता था कि प्रेसिडेंट का बिंगडॉ पर से भरोसा उठ जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ने उल्टा जियांगजे को आदेश दिया कि नया गेम हॉल बिंगडॉ को सौंप दिया जाए। जियांगजे थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन उसे मानना पड़ा। बिंगडॉ अंदर से बहुत खुश हुआ और उसने ठान लिया कि अब अपने भाइयों को साथ लेकर कुछ अच्छा करेगा। लेकिन ये जगह थ्री फॉक्स गैंग का इलाका था, जिनसे इनकी पुरानी दुश्मनी थी। बिंगडॉ को डर था कि कोई झगड़ा न हो जाए, इसलिए वो खुद दरवाजे पर खड़ा रहता था। तभी उसका पुराना दोस्त मिंगहाओ आया, जो एक छोटा डायरेक्टर था और गैंगस्टर मूवी बना रहा था। वो इंस्पिरेशन लेने आया था। दोनों कैफे में बैठकर बात करने लगे, लेकिन तभी छोटा भाई कॉल करके बोला कि थ्री फॉक्स गैंग गेम हॉल में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बिंगडॉ तुरंत भागा, क्योंकि ये उसका पहला प्रोजेक्ट था। जब वो हॉल पहुंचा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मिंगहाओ भी वहां पहुंच गया और सीन रिकॉर्ड करने लगा। गेम हॉल बुरी तरह टूट चुका था और थ्री फॉक्स गैंग वाले वैन में बैठकर भाग गए। जियांगजे भी उसी वक्त वहां पहुंचा और गुस्से में था। जियांगजे ने बिंगडॉ को तुरंत पीछा करने को कहा। बिंगडॉ अपने भाइयों के साथ निकल पड़ा, लेकिन जियांगजे के लोग जानबूझकर देर से चले। रास्ते में थ्री फॉक्स गैंग ने बिंगडॉ की गाड़ी को घेर लिया और दोनों तरफ से हमला किया।